आपातकाल चल रहा है, तो आपातकाल में कहाँ पे क्या क्या चल रहा है इसको देख लेते हैं। आपातकाल के लिए 3 आपातकाल आपको बता दिए थे। एक कौन सा 352, दूसरा कौन सा 356 और तीसरा कौन सा 360। ऐसे 3 आपातकाल बता दिए। 352 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चल कौन सा ना 356 चल रहा है और 360 का बचा होगा। 352 को अभी देख लेंगे, फिर से पहले 356 में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या देख लिया। तो 356 से रिलेटेड 2 आर्टिकल आपके और हैं। ये कौन कौन से बता दिए 355 और 365। और इन दोनों का परिणाम कौन सा है, और इन दोनों का परिणाम कौन सा देखने को मिलेगा 356। देखिए बता दो एक बार इन तीनों में क्या क्या बता रहा। 355 में क्या था, 356 में क्या था और 365 में क्या था। 355 में क्या बताया ये बताएगा 355 में क्या बताएगा कि ये तो क्या मतलब भी होगा कि वो देखें कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, तो 356 लगा देंगे, ठीक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। 365 में क्या कहा गया, निर्देश, यानी कि केंद्र ने अगर कोई निर्देश फॉलो किए हैं राज्य को और निर्देशों को फॉलो नहीं किया जाता है तो राष्ट्रपति ये मान लेगा कि वहां पर संविधान के अनुसार शासन नहीं चला जा रहा है और वहां पर क्या कर देंगे 356 लागू कर देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। ये चीजें हमारी इतनी हो गई थी 356 में 3 आर्टिकल आपको बता दिए। इसके प्रभाव 356 के प्रभाव और 356 का अनुमोदन और 356 का समयावधि, मतलब कितने समय तक ये हमारा जारी रह सकता है। ये चीजें भी आपको बता दी थी। प्रभाव भी देख लीजिए क्या क्या प्रभाव। अनुमोदन बता दो, जैसे 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो अनुमोदन कितने समय में कराया जाता है, 2 माह में। 2 माह में उसके लिए संसद से अनुमोदन मिलना जरूरी होता है। इसलिए बहुमत कितना चाहिए होता है, साधारण बहुमत। इसलिए साधारण बहुमत चाहिए होता है, साधारण बहुमत चाहिए होता है। इसके अलावा इसकी समयावधि की अगर बात करें 3 साल तक, ठीक है, मैक्सिमम कितने समय तक, मैक्सिमम 3 वर्ष तक ये लागू रह सकता है और इसके बीच बीच में अनुमोदन लेना पड़ता है 6 माह। प्रत्येक 6 माह पर क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा और 6 महीने के अनुमोदन के बाद ये कितने समय तक रह सकता है, 3 साल तक रह सकता है। इतनी चीजें बता दी थी। इसकी वापसी की अगर बात करें, राष्ट्रपति शासन की अगर वापसी की बात करें तो वापसी कैसे होती है, कैसे समाप्त होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति इसको जब चाहे वापस ले, राष्ट्रपति जब चाहे इसको वापस ले सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं। और कोई तरीका है 352 है, तो 352 लोकसभा 1/10 सदस्यों को बुलाकर 352 है। अनुमोदन ना मिले, हाँ वो भी एक हो जाएगा कि अगर समय पर अनुमोदन ना मिले तब भी ये क्या हो जाएगा, तब भी वापस ले लिया जाएगा। और अगर 3 साल बाद तो अपने समाप्त हो जाएगा। देखो वापसी हमने इसकी बताई, इसकी तो अभी वापसी बताइए नहीं, इसकी तो वापसी बताइए कहाँ थे, इसकी वापसी बताइए कि 352 कैसे वापस लिया जाता है। 352 के लिए बताया कैसे वापस लिया जाता है, या तो अनुमोदन की समयावधि समाप्त हो जाए, दूसरा कौन सा तरीका बताया था, राष्ट्रपति जब चाहे इसको वापस ले सकता है, तीसरा तरीका बताया था अगर लोकसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे, और चौथा बताया था अगर लोकसभा के 1/10 सदस्य अध्यक्ष को एक प्रस्ताव सौंपे तब क्या करेंगे, लोकसभा की मीटिंग बुलाई जाएगी और लोकसभा में खारिज कर दिया जाए तो 352 का आपातकाल समाप्त हो जाएगा। 356 में आप बता रहे हैं कैसे वापसी ली जाती है, तो आप बता ही नहीं था कैसे वापसी लेते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे 356 के द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अगर ये 6 महीने वाला अनुमोदन अगर पूरा हो गया हो तो अनुमोदन आगे ना मिला हो तब भी 356 वाला आपातकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया किसके लिए होती है, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। अनुमोदन कैसे होता है, साधारण बहुमत से होता है। तो जब चाहे इसको आसानी से वापस ले सकते हैं, इसलिए संसद से वापसी के लिए संसद से अनुमोदन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर ये वाले अनुमोदन की समयावधि पूरी हो गई है, 6 महीने के लिए बताया, 6 महीने पूरा हो गया, अगला अनुमोदन नहीं मिला तो अपने आप राष्ट्रपति शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बच्चे इसके प्रभाव देख लेते हैं, प्रभाव में क्या क्या होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं। ये 356 लागू होता है तो 356 लागू होने पर प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है,
वापसी नहीं लिखी होगी ना, वापसी पहले लिख लो, फिर 356 की वापसी लिख लो। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा समाप्त करना, हेडिंग डालो, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा समाप्त करना। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा समाप्त करना। नंबर 1, राष्ट्रपति जब चाहे, नंबर 1, राष्ट्रपति जब चाहे इसे वापस ले सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति जब चाहे इसे वापस ले सकते हैं। नंबर 2, यदि अनुमोदन का समय, यदि अनुमोदन का समय पूरा हो गया हो, यदि अनुमोदन का समय पूरा हो गया हो, अभी बात का क्या हो जाएगा, राज्य वाले के समाप्त हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट ये हो गया। बस दो ही तरीके हैं, राष्ट्रपति जब चाहे तो वापस ले लेंगे, या फिर अनुमोदन समाप्त हो गया और बाकी 3 साल अगर पूरा हो जाएगा तब तो अपने समाप्त हो ही जाएगा। इस तरीके से अब इसका प्रभाव देख लेते हैं कि आर्टिकल 356 जब लागू होता है तो इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। देखो प्रभाव कहाँ पड़ सकता है, प्रभाव कार्यपालिका पर पड़ेगा। दूसरा प्रभाव कहाँ पड़ सकता है, दूसरा प्रभाव इसका विधायिका पर पड़ेगा। और तीसरी अगर प्रभाव की बात करें तो न्यायपालिका, न्यायपालिका पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, न्यायपालिका पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका कैसी है, यूनिटरी सिस्टम पे काम करती है, तो न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उच्च न्यायालय की शक्तियां नहीं ली जाएंगी राष्ट्रपति के द्वारा, बाकी इनकी शक्तियों पर प्रभाव पड़ जाएगा। कैसे करके, कार्यपालिका की अगर बात करें तो कार्यपालिका का मतलब हो गया राज्य की मंत्री परिषद, ठीक है, ये होगी कार्यपालिका। विधायिका की अगर बात करें तो विधायिका किसको कहते हैं, राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, ये हमारा राज्य की विधायिका हो जाती है। न्यायपालिका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो जैसे ही आर्टिकल 356 लागू होगा तुरंत मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे ही 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होगा राज्य की मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दी जाएगी, मतलब मंत्रिपरिषद हो जाएगी समाप्त। चाहे मुख्यमंत्री हो, बाकी के मंत्री हो, कोई भी मंत्री अपने पद पर नहीं रहेगा, सब मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दी जाएगी। लेकिन विधायिका की बात करें तो विधायिका इस समय सस्पेंड या बर्खास्त नहीं होगी। ठीक है, विधायिका विधानमंडल बना रहेगा, विधानमंडल बना रहेगा, मतलब विधानमंडल समाप्त नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो, जैसे मान लिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं ये कहाँ से, गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, मानिए गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री आते हैं। बाकी वाले मुख्यमंत्री हैं ये शाहजहांपुर से ज्यादा आते हैं, सुरेश खन्ना विकास से शाहजहांपुर विधानसभा से आते हैं। ऐसे हमने 2 मंत्री का एग्जाम्पल ले लेते, बाकी सब मंत्री हैं। जैसे ही 356 लागू होगा वैसे ही ये माननीय उत्तर प्रदेश में लागू हो गया तो ये मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे और ये अपने वित्त मंत्री के पद से हट जाएंगे, मंत्री नहीं रह जाएंगे, बस अभी क्या रह जाएंगे, अभी विधायक रह जाएंगे। ठीक है, ये अपने अपने क्षेत्र के विधायक रह जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र के मंत्री में नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। लेकिन विधानमंडल हमारा बना रहेगा। ठीक, विधानमंडल बर्खास्त नहीं होगा। इस विधानमंडल को कब बर्खास्त किया जाएगा, अगर कोई भी सरकार बनाने में सक्षम ना हो। ठीक है, कोई भी दल सरकार बनाने में सक्षम ना हो और कोई व्यवस्था ना बने तो अंत में क्या करेंगे, अंत में इसको भी बर्खास्त कर देंगे। बर्खास्त करने का मतलब है कि इसका क्या कर देंगे, इसका विघटन कर देंगे, इसका विघटन कर देंगे, विधानसभा का विघटन कर दिया जाएगा और दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, नई विधानसभा चुनती आएगी और नई विधानसभा में जो सरकार बना ले वो सरकार बना लेगा और राष्ट्रपति शासन हो जाएगा समाप्त। तो कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद तुरंत बर्खास्त हो जाएगी, कोई भी मंत्री वहां पर नहीं रहेगा। लेकिन विधानमंडल तुरंत बर्खास्त नहीं होगा, विधानमंडल बना रहेगा। विधानमंडल कब बर्खास्त होगा, जब कोई भी दल सरकार बनाने में सक्षम ना हो तो अंत में क्या करेंगे, विधानमंडल को बर्खास्त कर देंगे या विघटन कर देंगे और वहां पर फिर से
चुनाव कराए जाएंगे और फिर नई सरकार बनाई जाएगी, तब राष्ट्रपति शासन हो जाएगा समाप्त। न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बताया था आपको न्यायपालिका कैसे सिस्टम में काम करती है, यूनिटरी। ठीक है, न्यायपालिका हमारी यूनिटरी है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम काम नहीं करता। ये चीजें हमारी बदल जाएगी और ये दोनों सिस्टम हमारे कैसे हो जाएंगे, अब ये एकात्मक हो जाएंगे। ठीक है, फेडरल सिस्टम हमारा हो जाएगा यहाँ पे समाप्त और ये सिस्टम कहाँ पे कैसा हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगा। बस अंतर ये होता है कि आर्टिकल 356 के तहत जब भी आपातकाल लागू होता है तो जो भी प्रभाव देखने को मिलेंगे उसी राज्य में देखने को मिलेंगे, दूसरा राज्य प्रभावित नहीं होगा। लेकिन 352 में दूसरा भी प्रभावित होगा। ठीक है, 352 लागू किया जाता है तो पूरे भारत का क्षेत्र प्रभावित होगा, लेकिन 356 में केवल वही राज्य प्रभावित होगा जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। इस समय मणिपुर में लागू है तो मणिपुर प्रभावित है, पड़ोस का नागालैंड प्रभावित नहीं है, क्योंकि नागालैंड में वैसे सिस्टम चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं आर्टिकल 356। क्लियर है बात? यही कह लो 356 का प्रभाव, आर्टिकल 356 का प्रभाव। इसमें देखो पहला पॉइंट नंबर 1 कार्यपालिका पर प्रभाव। नंबर 1 कार्यपालिका पर प्रभाव। कार्यपालिका पर प्रभाव, कार्यपालिका समझ रहे हैं, मंत्री परिषद। नंबर 1 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, नंबर 1 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जैसे ही राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका तुरंत, राज्य की कार्यपालिका तुरंत बर्खास्त कर दी जाती है, राज्य की कार्यपालिका तुरंत बर्खास्त कर दी जाती है। विधायिका पर प्रभाव, विधायिका, विधायिका पर प्रभाव। नंबर 1 राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल बना रहता है, राज्य का विधानमंडल बना रहता है, उसे, राज्य का विधानमंडल बना रहता है, उसे तुरंत बर्खास्त नहीं किया जाता, उसे तुरंत बर्खास्त या विघटन नहीं किया जाता, तुरंत बर्खास्त या विधानसभा का विघटन नहीं किया जाता। किंतु किंतु यदि कोई भी सरकार या कोई भी दल, किंतु यदि कोई भी दल सरकार बनाने में, किंतु यदि कोई भी दल सरकार बनाने में सक्षम ना हो, तो यदि कोई भी दल सरकार बनाने में सक्षम ना हो, तब विधानसभा का विघटन करके, तब विधानसभा का विघटन करके पुनः चुनाव कराए जाएंगे, पुनः चुनाव कराए जाएंगे, पुनः चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, एक मिनट अगले लिखो लास्ट में।
न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं होता। न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब न्यायपालिका वैसी काम करती रहेगी जो न्यायपालिका की शक्तियों को केंद्र अपने कंट्रोल में नहीं लेगा, क्योंकि न्यायपालिका कैसी चल रही है हमारी सिंगल सिस्टम पे काम कर रही है, तो न्यायपालिका पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देखो और क्या किस तरीके से इस दौरान विधायी शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, विधायी शक्तियों पर, यानी कि जो राज्य की विधायी शक्तियां हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। राज्य की विधायी शक्तियों का मतलब हो गया कि कानून बनाने का अधिकार किस तरीके से राज्य का प्रभावित हो सकता है। तो जैसे इस समय जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है उस समय सारी शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है। राज्य की सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कर रहे हैं, किसके प्रयोग से कर रहे हैं, राज्य के राज्यपाल के प्रयोग से कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यानी कि जब विधायी शक्तियों की बात करें, ऐसी सिचुएशन में विधायी शक्तियों को देखो क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य सूची के जितने भी विषय हैं, ठीक है, राज्य सूची के जितने भी विषय हैं, जिस राज्य में आर्टिकल 356 लागू है, राज्य सूची के उन सभी विषयों पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र। केंद्र का मतलब हो गया यहाँ पे राष्ट्रपति, ठीक है, केंद्र का मतलब हो गया यहाँ पे राष्ट्रपति, क्योंकि कौन सा शासन लागू है, राष्ट्रपति शासन लागू। तो जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है उस राज्य में जब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा उस दौरान राज्य के सभी विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, राष्ट्रपति को मिल जाता है। और किसकी मदद से बनाएंगे, राज्यपाल की मदद से बनाएंगे। और कोई सिचुएशन आ सकती है जब राज्य सूची के विषय में कानून बनाए सकते हो, कब, 249 आर्टिकल 249 के तहत भी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, संसद को मिल जाता है। इसके लिए व्यवस्था क्या की गई, किस तरीके से अधिकार मिलता है संसद को, आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के महत्व को केंद्रीय महत्व का घोषित कर दे, बहुमत बता सकते, बॉडी का सही है, सही आंसर आने तक जारी रहेगा, दिख रही है, सही है। प्रेजेंटेड बॉडी का 2/3 कितना होता है, प्रेजेंटेड बॉडी का 2/3 बहुमत मिल जाए तो राज्य सूची में कानून को बनाएगा, संसद बनाएगी। ये टेम्परेरी है, ठीक है, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी ये भी है, टेम्परेरी ये भी है, लेकिन ये उसी राज्य के लिए केवल है। अब देखो अंतर क्या होता है, इस वाले में अगर बात करें तो ये उसी राज्य के लिए केवल बनाएंगे जहां पर लागू है, लेकिन ये वाला कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो जब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है उस दौरान राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा, केंद्र या राष्ट्रपति बनाएंगे। जब ये राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा, कानून तो बन गया मान लिया, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा तब इस कानून का क्या होगा, बना रहेगा, समाप्त हो जाएगा, राज्य विधानमंडल में पारित करेंगे, ठीक है, ये इस समय कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, कैसे हटाने के लिए पारित करना पड़ेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। यानी कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस दौरान राज्य सूची के विषय पर जो भी कानून केंद्र के द्वारा बनाए गए हैं वो राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी जारी रहेंगे, परमानेंट बने रहेंगे, अगर इसको उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा खारिज ना किया, ठीक है, राज्य में बना दिए गए, अगर राज्य के दूसरा विधानमंडल आ गया, अगर उस राज्य के विधानमंडल ने खारिज कर दिया तब तो समाप्त हो जाएगा, अगर खारिज नहीं किया तो राज्य में वही वाला कानून बना रहेगा, ठीक है। इसे कौन से करेंगे, कौन सी विधानमंडल में राज्य के इसे खारिज तो इसे साधारण से, ये साधारण से ही हो रहे हैं, ये सब साधारण तो है, मतलब ये है कि जैसे ऐसे समझ लो, जैसे इस समय की बात करें, मान लिया इस समय उत्तर प्रदेश में सामान्य व्यवस्था चल रही है, उत्तर प्रदेश में सामान्य व्यवस्था चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है, पुलिस कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय, तो पुलिस पर भी कानून कौन बनाएगा, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल बनाएगा। मान लिया किसी वजह से आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो अब उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, मतलब राष्ट्रपति बनाएंगे थी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए केंद्र के राष्ट्रपति कोई कानून बनाएगा, ठीक है, बन गया। आज राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और कल राष्ट्रपति ने इस पुलिस के लिए कोई कानून बना दिया था, परसों राष्ट्रपति शासन हटा दिया था, ठीक है, परसों राष्ट्रपति शासन हट गया, तो परसों राष्ट्रपति शासन हट गया तो ये कानून समाप्त नहीं होगा, ये कंटिन्यू जारी रहेगा, ठीक है, ये जारी रहेगा। अब परसों के बाद अगले दिन अगर उत्तर प्रदेश के नए विधानमंडल में कोई कानून लाया गया और वो कहेगा ये कानून समाप्त,
तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वरना बना रहेगा। और ये कानून कैसे करके ला जाए? साधारण विधि से ला जाएगा। साधारण संशोधन लेके आएंगे, साधारण विधि के माध्यम से इसको खारिज कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। अभी भी जैसे उत्तर प्रदेश का अगर विधानमंडल होता तो पुलिस के लिए कानून लाता तो विशेष 2 से लाता है या साधारण 2 से लेके आता? साधारण से लेके आता। हमारे इस समय अगर राज्य के विधानमंडल में कोई कानून लाया जाएगा तो वो तो साधारण विधेयक से साधारण से पारित हो जाएगा। तो अगर इस पर कानून केंद्र बनाए चाहे राज्य बनाए, साधारण से ही पारित होगा। अब बाद में जब हटाएंगे तब भी साधारण से ही पारित किया जाएगा। ठीक है, तो अगर राज्य का विधानमंडल इसको खारिज ना करे तो ऐसी विधि कंटिन्यू जारी रहेगी। और देखो विधायी शक्तियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल क्या करते हैं? राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करते हैं? जब सदन का अस्तित्व होता है, राज्य विधानमंडल का अस्तित्व होगा, बस मीटिंग में नहीं होगा। मीटिंग नहीं चले तभी तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। इस समय तो सदन काम करने की स्थिति में ही नहीं होते। तब ऐसी सिचुएशन में अगर उस राज्य में 356 लागू है तो राज्य सूची के सभी विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको मिल जाता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, जब भी मतलब ऐसे समझ लो सारे काम जो अभी तक राज्य कर रहा था अब वो कौन करेगा? केंद्र करेगा। जब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, अध्यादेश भी राष्ट्रपति निकालेंगे, कानून भी राष्ट्रपति पारित करेंगे, सब राष्ट्रपति करेंगे। अब राज्य का विधानमंडल अभी कुछ नहीं कर सकता। फिर ये चीजें और देखो, तो कानून के मामले में चीज हो गई, अध्यादेश के मामले में ये चीज हो गई। और देख लो अगर राज्य की संचित निधि की बात करें, राज्य की संचित निधि आर्टिकल बता दो बस, कौन से आर्टिकल? 266 में। आर्टिकल 266 में क्या कहा गया है? राज्य की संचित निधि। दो आर्टिकल बता देते हैं और 267 और दोनों में 3 नीतियां हैं। संचित निधि कौन सी निधि है? 266 में संचित निधि होगी और दूसरी निधि लोक निकाय वो कौन से में है? 266 में, 267 में आर्थिक निधि आती है। ठीक है, 2 आर्टिकल थे, 3 नीतियां हैं। अब इस समय राज्य की संचित निधि किसके माध्यम से संचालित की जाएगी? राष्ट्रपति के माध्यम। ठीक है, ये राज्य जब हमारे राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब का मतलब पहला पॉइंट, जब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा तब तक राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र, मतलब केंद्र वाला राष्ट्रपति बनाएगी। ये कानून बाद में भी जारी रहेगा। अगर राज्य का विधानमंडल इसको खारिज कर दे तो समाप्त हो जाएगा, अन्यथा समाप्त नहीं होगा। दूसरी बात, जो राज्य के विषय पे अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है इस समय किसको मिल जाएगा? राष्ट्रपति को मिल जाएगा। और राज्य की संचित निधि समय किसके माध्यम से चलाई जाएगी? राष्ट्रपति के माध्यम। सामान्य परिस्थितियों में राज्य की संचित निधि को कौन संचालित करता है? राज्यपाल। और सामान्य इस समय की बात कर ले, इस समय उत्तर प्रदेश की संचित निधि को कौन संचालित कर रहा है? सही आंसर वित्त मंत्री। और बताओ बोलो, तो विधानसभा संचालित करेगी। केंद्र में कौन? विधानमंडल नहीं होता, विधानसभा। केंद्र में कौन संचालित करता है? लोकसभा। और राज्य में कौन संचालित करता है? विधानसभा। बिना विधानसभा की अनुमति के संचित निधि में से एक पैसा भी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो राज्य में इस समय कौन संचालित करता है? विधानसभा संचालित कर रही है। और केंद्र में कौन संचालित करता है? लोकसभा संचालित कर रही है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो ऐसी परिस्थिति कौन संचालित करेंगे? राष्ट्रपति संचालित। ठीक, नोट कर लो। विधायी शक्तियों पर प्रभाव, विधायी शक्तियों पर प्रभाव। विधायी शक्तियों पर प्रभाव। नंबर 1, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, देखो रट्टा मार वाला नहीं है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको समझो और इसी कॉन्सेप्ट पे ही कोर्स से भरे गए, लेकिन रट्टा मार वाला सिचुएशन ही नहीं थी। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य सूची के सभी विषयों पर, राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून
बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में बनाए गए ऐसे कानून, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में बनाए गए ऐसे कानून बाद में भी लागू होते हैं, यदि बाद में भी लागू होते हैं यदि सक्षम विधानमंडल, जो बाद में बन के आएगा, यदि सक्षम विधानमंडल इसे खारिज ना करे, यदि सक्षम विधानमंडल इसे खारिज या संशोधित ना करे, इसे खारिज या संशोधित ना करे। संशोधित कर देगा तो संशोधित लागू होगा और खारिज कर देगा तो समाप्त हो जाएगा। मतलब जब तक राष्ट्रपति शासन रहेगा तब तक कानून बनेगा, कंटिन्यू बना रहेगा। बाद में क्या हो जाएगा, बाद में अगर विधानमंडल ने खारिज कर दिया तो समाप्त हो जाएगा। यहीं पे एक सिचुएशन हम बता दो, जैसे मान लिया, जैसे हमने मान लिया एक केस स्टडी टाइप ले रहे हैं और इसको आपको सोच के थोड़ा सा बताओ, आज कितनी तारीख हो गई, 11 मान लिया आज तारीख है 11/9/2025, ये तारीख है। ठीक, मान लिया आज से 5 दिन पहले यानी कि 6/9/2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू हुई है। मान लिया मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इस समय मणिपुर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। आज तारीख कितनी हो गई, 11/9/2025 हो गई। मान लिया 6/9/2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति के द्वारा कोई क्रिमिनल एक्ट पारित किया गया, राज्य सूची के किसी विषय पर कोई क्रिमिनल एक्ट पारित कर दिया गया। और मान लिया मणिपुर में कल 10/9/2025 को मणिपुर से राष्ट्रपति शासन कर दिया गया समाप्त। अभी फिलहाल हुआ नहीं है, क्या मान रहे हैं कि कल मणिपुर से राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया गया और 6/9 को मणिपुर में राष्ट्रपति ने कोई क्रिमिनल एक्ट पारित किया था और इस क्रिमिनल एक्ट के तहत उस व्यक्ति को अगर कोई क्राइम करेगा तो 5 वर्ष की कैद की सजा की बात की गई थी। ये कैसा कानून लाया गया है। कल जब मणिपुर से राष्ट्रपति शासन को हटाया गया तो मणिपुर की विधानमंडल सत्र में आया और मणिपुर की विधानमंडल ने क्या किया, इस क्रिमिनल एक्ट को खारिज कर दिया कल। ठीक है, कल इसको खारिज कर दिया। लेकिन इसी कानून के तहत मान लिया किसी व्यक्ति ने 7/9/2025 को कोई क्राइम किया था, 7 तारीख को कोई क्राइम किया और कल 10 तारीख को ये कानून कर दिया गया समाप्त। अब आप बताओ कि इस पर ये मुकदमा खारिज हो जाएगा या कंटिन्यू जारी रहेगा? जारी रहेगा, जारी रहेगा। बताओ तो जारी रहेगा, खारिज वाला कोई नहीं, खारिज हो जाएगा। और बताओ सबका कंटिन्यू जारी रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू जारी रहेगा। आर्टिकल 22 से आप नहीं, आर्टिकल 20 इसमें क्या कहा गया, अपराधों दो स्थिति के संबंध में संरक्षण का एक ही बात कही, मतलब जब कोई कृत्य करते समय क्राइम था वो क्राइम रहेगा, बदला नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब इसने क्राइम किया था 7 तारीख को, जब इसने ये कृत्य किया था उस समय जो ये क्राइम था, ठीक है, उस समय जो क्राइम था आज नहीं है, तो अब इस कार्य के लिए कोई सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन जिस समय इसके द्वारा ये कृत्य किया गया था उस समय जो क्राइम था वो बना रहेगा। जैसे मान लिया मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया था, आईपीसी और सीआरपीसी की किसी धारा के तहत किया था, आईपीसी या सीआरपीसी की किसी धारा के तहत उसने कोई क्राइम किया था। आज आईपीसी सीआरपीसी को खत्म हुई नहीं, फिर तो वो बेचारा ने वहां हो जाएगा तो बस छूट गया, ऐसा हो गया क्या? नहीं, उसका मुकदमा चलता रहेगा आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के तहत। ठीक है, इस पर बीएनएस लागू नहीं होगा, जो इसने जो क्राइम किया उस पर बीएनएस लागू नहीं होगा, इस पर आईपीसी और सीआरपीसी धाराओं के तहत ही मुकदमा चलेगा। लेकिन अब अगर वैसा ही कृत्य किया जाएगा तो अब उस व्यक्ति पर आईपीसी
या किसी लागू नहीं होगी, तब क्या लागू होगा? अब बिजनेस लागू होगा। ठीक, तो जब इसने क्राइम किया था उस समय तो ये क्राइम था, जब कृत्य किया तो इस पर एक कंटिन्यू जारी रहेगा, आगे से ये कानून लागू है। ठीक है, क्रिमिनल कानून का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जिस समय कोई कृत्य किया गया था, अगर उस समय वो कृत्य क्राइम है तो क्राइम माना जाएगा, बाद में चाहे उसको हटाया जाए चाहे कुछ भी किया जाए, और अगर कृत्य करते समय वो क्राइम नहीं था तो क्राइम नहीं माना जाएगा, चाहे भले ही बाद में उसको क्राइम मान लिया गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, ये उस समय तो क्राइम था, अब नहीं है। तो अब किसी व्यक्ति पर ऐसा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाएगा, लेकिन इस पर एक कंटिन्यू जारी है। आर्टिकल 20 को यहाँ 20 करो। ठीक है, अच्छा ये हमारा इतना हो गया, एक क्वार्टर उसका लोग करो आगे लिखो, क्या लिखा खाली ऐसा तो लिखना पड़े। आगे लिखो राज्य सूची के सभी विषयों पर, राज्य सूची के सभी विषयों पर, राज्य सूची के सभी विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को मिल जाता है, राष्ट्रपति को मिल जाता है। अगला पॉइंट, इस दौरान राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि राष्ट्रपति के निर्देशों पर, राज्य की संचित निधि राष्ट्रपति के निर्देशों पर संचालित की जाएगी, राष्ट्रपति के निर्देशों पर संचालित की जाएगी। ठीक है, ये हो जाता है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 एक और बचा हुआ है। अगला कौन सा हमारा आर्टिकल 360, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वित्तीय आपातकाल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल। तो आर्टिकल 360 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 360 में कहा गया है कि जब भी भारत की वित्तीय साख संकट में होगी, जब भी भारत की वित्तीय साख संकट में होगी और राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि हाँ इस समय भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। साख, वित्तीय साख, साख का मतलब है क्रेडिट। साख को हम लोग इकोनॉमी जब पढ़ते हैं तो साख को क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट का मतलब ऐसा समझ लो कि मार्केट वैल्यू। ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में हमारी वैल्यू कितनी बढ़िया है। जैसे मान लिया, ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो, मान लिया हम है, हमने मान लिया आपसे पैसा उधार लिया, तो हमने आपसे कहा आज 11 तारीख है, आज पैसा दे दो और हम आपको क्या करेंगे, आज हमारा काम चल जाए, हम आपको कल 12/9/2025 को जब पढ़ाने आए तो सबसे पहले आपको पैसा देंगे, उसके बाद क्लास में कुछ दे देना। ठीक है, ऐसे करके तो हमने जैसे ही पता लगा आज आपने पैसा दे दिया भरोसे पे, हमने क्या किया, हमने कल जैसे ही आपको टोकने का मौका मिलेगा तुरंत हमने सबसे पहले आपको पैसा लौटा दिया। फिर ये बताओ, ऐसे में पैसा लौटा दिया, आप भरोसा बन गया। इसके बाद अगर कभी हमें जरूरत पड़ी, आप तो लेने वाला, इसके बाद कभी हमें जरूरत पड़ी तो हमने कहा कि भाई 3 दिन के लिए पैसे दे दो, तो सोचा विचार नहीं करोगे, कहोगे चलो पैसा मिल जाएगा, ऐसा ईमानदार आदमी है, आराम से दे दोगे पैसे। इसको बोलते हैं मार्केट क्रेडिट, कि हमारी क्रेडिट कैसी बन गई है? अच्छी बन गई, हमारी साख मार्केट में अच्छी है। ठीक, इसको बोलते हैं भारत की वित्तीय साख संकट में हो। जैसे मान लिया इस समय पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 4-5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है और भारत का पैसे की तो कमी नहीं है, वो बात है हम लोगों के पास कमी है, लेकिन भारत के पास पैसे की कमी नहीं, 4वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्तमान। तो ऐसे में मानिए कोई ऐसा संकट आ जाए कि हमें अपने अधिकारियों कर्मचारियों को देने के लिए पैसा ना रहे, वेतन देने के लिए, हम अमेरिका के पास जाएं, अमेरिका से कहे तेरा थोड़ा पैसा उधार दे देना, अमेरिका पूछेगा नहीं काहे के लिए चाहिए? अरे वो राष्ट्रपति वेतन मांग रहे हैं, वो वेतन देना है, कितनी बेइज्जती हो जाएगी। इनका राष्ट्रपति को वेतन देने के लिए पैसा उधार मांगे, इसकी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ऐसे में पैसा उधार लेके आए या ऐसा करें अपने थोड़े से खर्चों में कटौती कर ले, खर्चों में कटौती कर ले, ज्यादा बढ़िया रहेगा, इज्जत थोड़ी सी बच जाएगी। इसको बोलते हैं वित्तीय साख।
जब भारत की वित्तीय साख संकट में, तो वित्तीय साख संकट में नहीं हो जाएगी, अमेरिका क्या सोचेगा हमारे बारे में, ठीक है। तो जब भारत की वित्तीय साख संकट में हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। आज तक एक बार भी लागू नहीं हुआ, ठीक है। हम इतने बड़े आदमी हैं कि आज तक कभी भी हमारी वित्तीय साख संकट में नहीं पड़ी। एक बार मौका आ गया था बस 1991 में, ठीक है। 1991 में आर्थिक संकट एक आया था, लेकिन हम उस आर्थिक संकट से निकल गए थे। हमने एक पॉलिसी लागू की थी, एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी कौन सी, सीएनजी एलपीजी बनी या कौन सी एलपीजी है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमी में पढ़ते हैं नई आर्थिक नीति, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। एलपीजी नई आर्थिक नीति लागू करी, तो हमने क्या किया था, इस वित्तीय संकट से स्वयं को बाहर निकाल लिया था। लेकिन वित्तीय आपातकाल लगाने की आज तक नौबत नहीं आई। ठीक, तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, कौन से आर्टिकल के तहत लगा सकते हैं, 360 के तहत लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब भारत की वित्तीय साख संकट में हो, तब उस सिचुएशन में कौन लगा सकते हैं, राष्ट्रपति लगा सकते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट ध्यान रखें। अब इसके लिए आपातकाल लग जाएगा तो इसको अनुमोदन दिलाएंगे, बस ऐसे ही रहने देंगे, अनुमोदन भी तो दिलाएंगे, इसको संसद से पूछना भी तो पड़ेगा। आपातकाल लगा दिया तो अनुमोदन दिलाने के लिए समय कितना होता है, 2 महीने। जब भी वित्तीय आपातकाल लागू किया जाएगा, इसके 2 माह के अंदर अंदर संसद से इसको अनुमोदन दिलाना पड़ेगा, और इसके बाद दोबारा अनुमोदन बाद में दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे, अब नहीं दिलाएंगे, ठीक है। बस एक बार अनुमोदन दिलाएंगे 2 महीने का, इसके बाद ये अनंत काल तक जारी रह सकता है, ये अनंत काल तक जारी रह सकता है। इसको दोबारा अनुमोदन दिलाने की जरूरत नहीं होती है, एक ही बार अनुमोदन दिलाएंगे, और वो भी साधारण बहुमत से। अभी ये टेबल बनाएंगे, उस टेबल से तीनों आपातकाल को कंपेयर कर लेंगे, कौन से में कितना अनुमोदन, कितने समय पे अनुमोदन, कितना बहुमत, एक टेबल में सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखो कि आर्टिकल 360 के तहत जब भी भारत की वित्तीय साख संकट में होगी, उस सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। आज तक भारत में एक बार भी लगा नहीं है, और जब ऐसा वित्तीय आपातकाल लग जाएगा तो मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर संसद से उसको अनुमोदन दिलाएंगे, एक ही बार अनुमोदन दिलाएंगे, उसके बाद अनुमोदन नहीं दिलाना है, इसको कंटिन्यू अनंत काल तक जारी रख सकते हैं। तो ऐसा अनुमोदन साधारण बहुमत से मिलता है, ठीक है। इसको वापसी की अगर बात करें, वापसी की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जब चाहे, राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको वापस ले सकते हैं, कुछ भी इसके लिए संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति जरा सा कागज का टुकड़ा निकालेंगे, आदेश लिखा हुआ, कह देंगे आज से वित्तीय आपातकाल समाप्त, तो वित्तीय आपातकाल समाप्त, ठीक है। बस ये है हमारा इतना सा वित्तीय आपातकाल, और कुछ नहीं। वित्तीय आपातकाल में हम इसके प्रभाव जरा सा देख लेते हैं। सीधी बात है, वित्तीय पैसे से संबंधित है, तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, पैसे पे प्रभाव पड़ेगा, बाकी और कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी देख लेंगे इसमें क्या क्या प्रभाव। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखने दो, कौन कौन से, पहला पॉइंट कौन से आर्टिकल के तहत, कौन लगाता है, और कौन सी सिचुएशन में, भारत की वित्तीय साख संकट में कितनी बार लगा है, एक बार भी नहीं लगा। कितने समय में अनुमोदन लेना जरूरी है, 2 महीने में, बहुमत कितने समय तक, अनंत काल तक। दूसरी बार अनुमोदन कब लेंगे, कभी नहीं, दूसरी बार कभी नहीं लेंगे, एक ही बार अनुमोदन लेंगे, इसके बाद अनुमोदन की जरूरत नहीं। अब ऐसी इच्छा बता दो, जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा तो प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, ऐसे बता दो। वित्तीय आपातकाल से बढ़िया आर्थिक स्थिति खराब हो गई, ये तो बनते भाई खर्चे कटौती करेंगे और क्या करेंगे भाई, आर्थिक स्थिति अगर खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब है तो बैठ के रोएंगे थोड़ी, गरीब हो गए, क्या करेंगे, ये नहीं काम करेंगे भाई, खर्चे थोड़ी सी कटौती करेंगे, ये तो कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। तो सबकी वेतन भत्तों में क्या कर देंगे, कटौती कर देंगे। यहाँ पर जितने भी न्यायाधीश वगैरह होते हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती कर सकते हैं, और ये मात्र यही सिचुएशन होती है जब न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती की जाती है, अन्यथा किसी सिचुएशन में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती नहीं की। ठीक है, एक बार जितना बोल दिया उतना ही वेतन मिलेगा। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो गया तब भैया थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, तब खर्चे कटौती करनी पड़ेगी, वेतन भत्ते क्या कर देंगे कम, ठीक है। ये करते बाकी वित्तीय आपातकाल में और कुछ नहीं होता। ठीक, अगला खंड है मेडिकल वित्तीय आपातकाल, मेडिकल वित्तीय आपातकाल।
नंबर 1, अनुच्छेद 360 के अनुसार, अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में, या राष्ट्रपति को ऐसा लगे, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि भारत की वित्तीय साख, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि भारत की वित्तीय साख, साख समझ गए, क्रेडिट मतलब मार्केट वैल्यू से समझते, भारत की वित्तीय साख संकट में है, भारत की वित्तीय साख संकट में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। अगला पढ़ लो अनुमोदन, अनुमोदन, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल घोषित होने के, वित्तीय आपातकाल घोषित होने के 2 माह के अंदर, वित्तीय आपातकाल घोषित होने के 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदन, 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदन दिलाना जरूरी होता है, संसद से अनुमोदन दिलाना जरूरी होता है। अगला एक बार अनुमोदन मिलने के बाद, एक बार अनुमोदन मिलने के बाद इसे अनंत काल तक, इसे अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है, इसे अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। ऐसा अनुमोदन, ऐसा अनुमोदन संसद के द्वारा, ऐसा अनुमोदन संसद के द्वारा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से मिलना जरूरी होता है, साधारण बहुमत से मिलना जरूरी होता है, साधारण बहुमत से मिलना जरूरी होता है। हो गया। अगर देखो वापसी, वापसी राष्ट्रपति जब चाहे, राष्ट्रपति जब चाहे वित्तीय आपातकाल को, राष्ट्रपति जब चाहे वित्तीय आपातकाल को वापस ले सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे वित्तीय आपातकाल को वापस ले सकते हैं। इसके लिए, इसके लिए कोई भी संसदीय अनुमोदन, इसके लिए कोई भी संसदीय अनुमोदन जरूरी नहीं होता, इसके लिए कोई भी संसदीय अनुमोदन जरूरी
नहीं होता। मतलब वापस लेने के लिए कोई बोले बस राष्ट्रपति ने आदेश निकाला समाप्त, लेकिन लागू करने की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, लागू कर दिया तो 2 महीने के अंदर अंदर संसद से पूछना पड़ेगा। अगर संसद ने कह दिया कि हाँ कंटिन्यू करो तब कंटिन्यू करेंगे। अगर संसद ने इसको साधारण रूप से पारित नहीं किया तो यही पे आपातकाल हो जाएगा, 2 महीने में ही समाप्त। ये चीजें हमारी हो जाती है वित्तीय आपातकाल की। अगला पॉइंट देखो, आज तक वित्तीय आपातकाल, आज तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ। आज तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ। ठीक है, कभी भी लागू नहीं किया गया वित्तीय आपातकाल। ठीक, अब इसके प्रभाव देख लेते हैं कि वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या क्या होंगे। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव की अगर बात करें, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, तो पहला प्रभाव क्या हो सकता है? पहला प्रभाव हो सकता है यहाँ पर खर्चों में कटौती की जाती है। खर्चों में कटौती, सरकार के जितने भी खर्चे होंगे उन सभी खर्चों में एक प्रकार से कटौती करने की बात की जाती है। और जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जितने भी पदाधिकारी होते हैं, इन पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जाती है। और यही एक सिचुएशन है जब इन पदाधिकारियों की वेतन भत्तों में कटौती की जाती है। अन्यथा वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी जब तक वो व्यक्ति अपने पद पर है। ठीक, लेकिन इस वाली सिचुएशन में हो जाएगी कटौती, बीच में ही कटौती करते हैं। ठीक, तीसरी बात और क्या करते हैं, इस दौरान जितने भी मनी बिल होते हैं, जितने भी मनी बिल होते हैं कहाँ के? राज्य के, केंद्र वाले तो केंद्र के पास नहीं है। जितने भी राज्यों के धन विधेयक होते हैं, ये सब धन विधेयक किसके लिए आरक्षित किए जाएंगे? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित। ऐसे क्यों? क्योंकि सीधी बात धन विधेयक किससे संबंधित है? पैसे से संबंधित है। राज्य के आप तक किस तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं तो अभी तो बचाने की जरूरत है। तो कहेंगे कि आपके सारे के सारे धन विधेयक किसके विचार के लिए रहेंगे? राष्ट्रपति के विचार के लिए रहेंगे। राष्ट्रपति एक बार डिस्कस कर ले, अगर राष्ट्रपति को लगता है सही है तो राष्ट्रपति इस पे अपनी सम्मति देंगे, और राज्यपाल इस विधेयक पर अपनी अनुमति देंगे। साधारण विधेयक चलाते रहे, साधारण विधेयक को राज्यपाल अनुमति देंगे, लेकिन धन विधेयक को राज्यपाल अनुमति नहीं देंगे। धन विधेयक किसके विचार के लिए आरक्षित किए जाएंगे? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देंगे। ये हो जाते हैं प्रभाव। अब हमारे 3 प्रकार के जो हमारे आए हैं आपातकाल, 352, दूसरा कौन सा 356 और तीसरा कौन सा 360। इनके मामले में एक चीज और ध्यान रखनी है, ये 3 के तीनों आपातकाल, ठीक है, 3 के तीनों आपातकाल राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति के विवेकाधीन नहीं होते हैं। मतलब 3 के तीनों आपातकाल किसकी सिफारिश पर लगाए जाएंगे? मंत्री परिषद की सिफारिश पर। इसमें तो पूरी कैबिनेट लिख कर देगी, सब आपने तो पूरी कैबिनेट लिख कर देगी। मतलब ये 3 के तीनों आपातकाल नाम लगा देते राष्ट्रपति का, बाकी करते कौन है? मंत्री परिषद करती है। तो मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही करेंगे, विवेकाधीन नहीं होती। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। कई बार आपको पूछा जाता है कौन से राष्ट्रपति या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं और कौन सी विवेकाधीन शक्तियां नहीं है। तो ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां नहीं। राष्ट्रपति के पास तो वैसे विवेकाधीन शक्तियां ज्यादा है, दो विचार को छोड़ के बाकी तो बेचारे राष्ट्रपति वैसे पूछ के करते हैं। ठीक है, खाना खा ले, पानी पी ले, ऐसे कैसी है? राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां नहीं होती। नोट कर लो उसके आगे, ये मतलब प्रभाव, ये जान लो प्रभाव। प्रभाव नंबर 1, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में। अच्छा ये मैं चीज बता दो, जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 352 में देखा था, यहाँ पर भी बता दो। जैसे जो हमारा आर्टिकल 275 क्या है? स्टेट्यूटरी ग्रांट है, ये कंटिन्यू पैसे जारी रहेगा, चेंज कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो टैक्स का सामान्य विभाजन है, टैक्स का सामान्य विभाजन, ये भी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी बात है, इस समय पैसे की जरूरत है तो राज्य को थोड़ा सा कम भी दे सकती है, थोड़ा कम में काम चला लो, अभी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति कम सही नहीं है, और अगर कम में काम चला लो तो टैक्स का सामान्य विभाजन इस समय प्रभावित हो सकता है। आर्टिकल 275 प्रभावित हो जाएगा। और कोई इसके अलावा और कोई आर्टिकल था? कौन सा? 282 क्या था? मतलब विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी है, लेकिन ये तो अपने मन से दिए जाते हैं। भाई डिस्क्रिशनरी पर कोई फाउंडेशन है, ये अपने मन से दिए जाए, हमारा मन है तो हम जो है ग्रांट देंगे, नहीं मन तो नहीं देंगे। तो इस
पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो लिख लो उसका पहला पॉइंट, खर्चों में कटौती की जाती है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में खर्चों में कटौती की जाती है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में खर्चों में कटौती की जाती है। नंबर 2, प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में, प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। अगला पॉइंट, राज्यों के धन विधेयक, राज्यों के धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए, राज्यों के धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। राज्यों के धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। नंबर 4, टैक्स का सामान्य विभाजन, टैक्स का सामान्य विभाजन प्रभावित हो जाता है। टैक्स का सामान्य विभाजन प्रभावित हो जाता है। मतलब जैसे नॉर्मली वैसे जब टैक्स जैसा देंगे उस तरीके से टैक्स नहीं देंगे, टैक्स में कटौती की जा सकती है। अगला पॉइंट लिखो, तीनों प्रकार के आपातकाल, तीनों प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों, तीनों प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों में नहीं आते। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों में नहीं आते। ये हमारे 3 प्रकार के आपातकाल हो गए। हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। इस टेबल के माध्यम से तीनों आपातकाल का जो बेसिक पॉइंट आया है ये ही टेबल के माध्यम से सारा फिनिश करते हैं। देखो, पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा कौन सा हमारा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा राष्ट्रपति शासन, तीसरा हमारा आ जाएगा क्या कहते हैं वित्तीय आपातकाल, तीसरा आ जाएगा वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के हमारे आपातकाल हो जाते हैं। तीनों को देख लेते हैं, तीनों में क्या करना है। पहला तो आपको तीनों को आर्टिकल ध्यान रखना है। इसके आर्टिकल की अगर बात करें, इसके आर्टिकल की बात करें, कौन सा आर्टिकल है 352, इसका आर्टिकल हो जाएगा 352। इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल का आर्टिकल हो जाएगा 360। ठीक है, तीनों के तीनों आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इनको घोषित करने की अथॉरिटी, घोषित करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, इसको भी राष्ट्रपति के पास। इसको भी कौन घोषित करेगा, राष्ट्रपति, और इसको भी कौन घोषित करेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों की अथॉरिटी सेम है, तीनों को राष्ट्रपति घोषित करेंगे। आधार, आधार की अगर बात करें किस आधार पर घोषित कर सकते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल के 3 आधार, युद्ध, बाह्य आक्रमण, तीसरा कौन सा है, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। 3 आधार पर क्या कर सकते हैं, आपातकाल घोषित कर सकते हैं राष्ट्रीय वाला। ये वाला क्या हो जाएगा, राज्यों में, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगर राज्यों का शासन संविधान के अनुसार नहीं चला जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर क्या कर देंगे, आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और ये वाला आपातकाल कब घोषित करेंगे, जब वित्तीय साख को संकट हो, वित्तीय साख को अगर संकट उत्पन्न हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, ये वाला आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
अब देखो अगला देख लेते हैं अनुमोदन के बारे में। अनुमोदन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल को अनुमोदन दिलाने का समय कितना होता है? 1 माह। और इसके बाद फिर 6 माह। अब इसके बाद कब तक रहेगा? ये कंटिन्यू यानी कि अनिश्चित काल तक। कब तक रहेगा? अनिश्चित काल तक। अनिश्चित काल तक। कब तक लागू? कब तक लागू? अनुमोदन 1 माह, उसका 6 माह पर अनुमोदन दिलाना पड़ेगा और इसके बाद इसको अनिश्चित काल तक जारी रख सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसको अनुमोदन दिलाना पड़ेगा 2 माह और इसके बाद 6 माह और अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 3 साल तक ये हमारा कंटिन्यू रह सकता है। इसकी बात करें वित्तीय आपातकाल की तो इसको केवल 2 माह में अनुमोदन दिलाना पड़ता है और ये अनंत काल तक, अनिश्चित काल या फिर अनंत काल तक, अनंत काल तक ये भी कंटिन्यू रह सकता है। तो जब चाहे तब तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके अलावा और क्या बचा हुआ है? बहुमत। बहुमत की अगर बात करें तो इसके लिए अनुमोदन दिलाने के लिए विशेष बहुमत, इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। राष्ट्रपति शासन के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत की जरूरत होती है और वित्तीय आपातकाल में कैसा? साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत की जरूरत होती है। और देख लो कितनी बार, ये देख ले कितनी बार कौन सा आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का आपको ध्यान रखना है कितनी बार लागू हुआ है? 3 बार लागू हुआ है। वित्तीय आपातकाल की बात करें 1 बार भी नहीं, 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनगिनत बार लागू हुआ है, 100 से ज्यादा बार, 100 से ज्यादा बार लागू हुआ है। इसकी आपसे संख्या ही पूछी जाएगी तो इसका मेगा मिसयूज हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन कई बार लागू नहीं तो चल भी रहा है, इसका ध्यान रखना है। ये 3 बार लागू हुआ है तो ये 1 बार भी लागू नहीं हुआ। तीनों बार आपको समय पता होना चाहिए। तीनों बार कब कब लागू हुआ? तीनों बार जैसा मैं बता दो। पहली बार सबसे पहले कब लागू हुआ? 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। ऐसे 3 बार हमारा ये लागू। ऐसे करके टेबल बना लो। ठीक है, एक टेबल बना लो। इतना सारा सब करो, 3 4 2 से खाली लगे पड़े इतना सारा पहले अपनी डिटेल पढ़ लेना और डिटेल पढ़ने के बाद एक बार पहले टेबल पैटर्न देखना, क्लियर हो जाएगा मुझे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
हो गया। नहीं बटेंगे लेकिन प्रोजेक्ट के साथ बटेंगे जैसे प्रोजेक्ट अपने क्लास में तो डेट में स्टार्ट होती है यहाँ क्लास डेट में स्टार्ट सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारी है हमारी अभी सर के सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेगी और उनकी हमसे भी ज़्यादा मिलेंगे हमारे तभी पीछे में छुट्टी होगी थी कोई अगर हमें मिलेगा नहीं और 3-4 छुट्टी हमारी वैसे शायद 8 या 10 छुट्टी कंटिन्यू बाकी 3 छुट्टी शायद 3 छुट्टी हमारे यहाँ क्लास के साथ जब क्लास की हमारी छुट्टी हटा दें हो गया ठीक है सब नहीं ठीक है देखो इसके बाद आपातकाल आपका कंप्लीट हो गया ठीक है इतनी चीजें आपको आपातकाल के बारे में जाननी है। अब देखो अभी लोग हमारा अगला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको भी तैयार करते हैं। एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बहुत कंफ्यूजन कई बार हो जाती है कि बहुमत वाले में ठीक है बहुमत में जो कंफ्यूजन होती है एक बार एक जगह पे सारे बहुमत ले लेते हैं कि कौन कौन से बहुमत कैसे कैसे करके होते हैं। अब वो बहुमत आपको ध्यान रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत होती है। 5 मिनट का है 5 मिनट में एक जगह पे सारे बहुमत ले लेते हैं। अभी तक टुकड़े टुकड़े देखे एक जगह पे सारे बहुमत ले लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कौन सा बहुमत कहाँ पे चाहिए होता है। देखो एक हमारा क्या होता है एक हमारा होता है साधारण बहुमत। पहला हमारा कौन सा हो जाएगा साधारण बहुमत। साधारण बहुमत साधारण बहुमत का मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत। प्रेजेंट एंड वोटिंग का और जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से अगर आधे से एक भी ज्यादा ने अगर वोट कर दिया तो साधारण बहुमत हो जाता है। इसमें किसी तरीके की कोई भी टेक्निकल इशू नहीं होता। जितने लोग उपस्थित हैं उतने लोगों की वोटिंग करवा ली जाएगी। अब इससे मतलब नहीं है कि कितने लोग हैं जैसे मान लिया लोकसभा में 543 है इससे मतलब नहीं है ठीक 543 का मतलब नहीं है। मान लिया जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन लोकसभा में 301 लोग उपस्थित हैं तो 301 का अगर एक निकालेंगे 151 150 अगर 151 लोगों को वोट दे दिया इसको क्या बोलते हैं इसको साधारण बहुमत बोलते हैं। दूसरा हमारा एक कौन सा जाता है और ये साधारण बहुमत जितने भी हमारे विधेयक होते हैं सामान्यतः सामान्य टाइप के विधेयक है वो किससे पारित होते हैं इसी से पारित होते हैं। चाहे साधारण बहुमत विधेयक हो हमारा चाहे धन विधेयक हो वित्त विधेयक हो वो सब कैसे पारित होते हैं ऐसे ही बहुमत से पारित होते हैं। जितने भी प्रस्ताव होते हैं वो सब इसी बहुमत से ही पारित होते हैं ठीक है। दूसरा हम लोग देखें दूसरा हमारा कौन सा जाता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में आपको पता है क्या होता है विशेष बहुमत में टोटल सदस्य संख्या का बहुमत एवं प्रेजेंट एंड वोटिंग का होती है ठीक है। ये विशेष बहुमत होता है दोनों मिलने चाहिए। कोई प्रस्ताव अगर आया उसको विशेष बहुमत से पारित होना है कोई विधेयक वगैरह तो उसमें जब तक दोनों नहीं मिल जाएंगे तब तक वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इन दोनों की अगर बात करें तो ये वाली संख्या स्थिर रहेगी ठीक है। टोटल सदस्य संख्या को ये तो फिक्स रहेगी जितनी टोटल है उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं लेकिन ये वाली संख्या चेंज हो सकती है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का होते प्रेजेंट आज कम है कल ज्यादा हो सकते हैं कम हो सकते हैं। तो ये वाली संख्या हमारी कैसी है ये चेंज हो सकती है लेकिन ये वाली संख्या चेंज नहीं होगी। कैसे जैसे मान लिया अगर किसी न्यायाधीश को हटाया जाना है न्यायाधीश का रिमूवल अगर किसी न्यायाधीश का रिमूवल होना है तो उसके लिए कौन सा बहुमत चाहिए होता है यही चाहिए होता है विशेष बहुमत चाहिए होता है। अगर वो न्यायाधीश को हटाना है तो किस तरीके से हटाना जैसे मान लिया लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव आया है तो लोकसभा की अगर बात करें तो टोटल सदस्य संख्या का बहुमत तो फिक्स रहेगा। टोटल सदस्य संख्या लोकसभा की कितनी है 543 और 543 का बहुमत निकाले कितना आ जाएगा 272 इसका आदेश ज्यादा निकलता है क्या 272 ठीक है। तो 272 ये फिक्स रहेगा ये संख्या चेंज नहीं होगी
लेकिन मान लिया जिस दिन इस रिमूवल के प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है, उस पर वोटिंग की जानी है, उस दिन मान लिया उपस्थित कितने हैं? उपस्थित है केवल 270, ठीक है, उपस्थित 270 है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, इसका 2/3 निकाल कितना आ जाएगा? 327 180 180 आ गई। मतलब टोटल सदस्य संख्या का बहुत कितना आ रहा है? 272, लेकिन इनका हो जाएगा 290 91 मानते हैं, मैंने उपस्थित कितने हैं? 291 लोग उपस्थित हैं। अब निकाल कितना आ जाएगा? 3 6 का 3 27 3 27 3 7 21 2 7 14 114। अब मान लिया कि लोकसभा में जिस दिन न्यायाधीश को हटाने का रिमूवल का प्रस्ताव चर्चा में है और उस पर वोटिंग हो रही है, उसमें से उस दिन टोटल लोग उपस्थित कितने हैं? 291 लोग उपस्थित हैं। अब इस पे चर्चा हुई और न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, वोटिंग कराई जा रही है। मान लिया 291 में से 2/3 कितना आ रहा है? 194 आ रहा है। मान लिया 291 में से 200 लोगों ने कह दिया कि न्यायाधीश को हटाओ, ठीक है, 91 लोगों ने कह दिया न्यायाधीश को ना हटाओ। अब बताओ न्यायाधीश हटेगा कि नहीं हटेगा? टोटल वाला नहीं मिला है, हमारा नहीं मिला, हमारा एक मिला है 194, 200 वोट लेकर किया है तो 194 वाला तो बहुमत मिल गया, लेकिन 272 वाला वोट नहीं मिला। दोनों मिलने चाहिए, ठीक है। जब तक दोनों बहुमत नहीं मिलेंगे तब तक वो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। ये वाली संख्या प्रकार, ये वाली संख्या चेंज हो सकती है। अब हमने मानी ये तो सिचुएशन ये है। दूसरी में सिचुएशन मान लिया कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन लोग कितने उपस्थित है? 420 ठीक है, 420 लोग उपस्थित हैं और 2/3 निकालो कितना आ जाएगा? 3 × 3 3 × 12 14 280, ठीक है। अब मान लिया अब इस पे वोटिंग हुई, 420 लोगों पर वोटिंग हुई और 420 लोगों ने क्या किया? 420 में से 275 लोगों ने कह दिया, देखो 272 है बची, 275 लोगों ने कह दिया तो न्यायाधीश को हटाओ। बाकी जितने भी हमारे बच्चे हटा के देख लेना, जितने बच्चे उन्होंने कह दिया न्यायाधीश को ना हटाओ। अब बताओ न्यायाधीश हटेगा कि नहीं हटेगा? हट जाएगा? बता दे फिर उसे देख तो क्या उसे देख आराम से ये ध्यान समझना है विशेष होगा, ठीक है। इस पे कंफ्यूज नहीं होना कहीं। तो उसे देख से एक सिचुएशन हमने बताई है, ये वाली तो हमारी फिक्स रहेगी, ठीक है, 272 हमारी फिक्स रहेगी, इसमें चेंज नहीं होगा। हमने पहली सिचुएशन मानी 291 लोग उपस्थित हैं, तो इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 194 आएगा और 291 में से 200 लोगों ने कह दिया न्यायाधीश को हटा दो, 91 लोगों ने कह दिया न्यायाधीश को ना हटाओ, तो ये वाला बहुमत मिल गया, प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 मिल गया। लेकिन ये वाला नहीं मिला, कुल सदस्य संख्या का बहुमत नहीं मिला, आधा ही मिला, आधा नहीं मिला, तो अभी ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन हमने मान ली लोग उपस्थित कितने हैं? 420 लोग उपस्थित हैं, 420 का 2/3 निकालो कितना आ जाएगा? कितना बचा है? 280 कितना आ जाएगा? 280 वोट आ जाएगा, ठीक है। अब वोटिंग हुई, 420 लोगों ने जब वोटिंग की तो 420 लोगों में से मान लिया 275 लोगों ने कह दिया न्यायाधीश को हटाओ। घटाओ कितने बचे? 125 145, सही है, 145 लोगों के लिए न्यायाधीश को ना हटाओ। अब बताओ 275 यहाँ पे 272, अब बताओ न्यायाधीश हटेगा कि नहीं हटेगा? हट जाएगा? हट जाएगा? हट जाएगा? देखो 272 की जगह पर कितने मिले हैं? 275 मिले हैं, लेकिन 280 नहीं मिले हैं, 280 नहीं मिले हैं, दोनों मिलने चाहिए। यही तो टेक्नोलॉजी है उसमें, ठीक है, दोनों मिलने चाहिए। यानी कि जो ज्यादा वाला बहुमत मिलेगा तो ज्यादा वाला अगर मिल जाए तो कम वाला तो अपने मिल जाएगा। समझे? यहाँ पे हम लोगों को 420 लोगों में से बहुमत मिलना चाहिए है, 280 ये भी चाहिए है और कुल सदस्य संख्या का बहुमत ये भी चाहिए, दोनों मिलने चाहिए। ऐसे यहाँ पर 272 भी चाहिए है, 194 भी चाहिए। तो जब ज्यादा वाली संख्या का बहुमत मिल जाएगा तो छोटी वाली संख्या तो अपने मिल जाएगी। अगर 420 में से 281 लोग कम से कम कह देते यहाँ न्यायाधीश को हटाओ, तब हटता। देखो 280 वाला भी मिल जाता और 272 भी मिल जाता, 281 दोनों मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो यही होता है विशेष बहुमत।
दोनों मिलने चाहिए। कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी मिलना चाहिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 भी मिलना चाहिए। आई नहीं कितनी क्लास में नहीं आई एक सिचुएशन होते ही एक बार होते ही, ठीक है। जैसे मान लिया कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना हो गया 272 हो गया, 272 हो गया। मान लिया आप लोग उपस्थित है 330, ठीक है। और 330 का 2/3 निकालो कितना आ जाएगा 220। देखो प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत कितना निकल के आ रहा है 2/3 220 निकल के आ रहा है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना निकल के आएगा 272 निकल के आएगा। अब मान लिया किसी न्यायाधीश को हटाने का रिमूवल का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है और लोकसभा के लोग कितने उपस्थित हैं 330। इन 330 में से मान लिया 250 लोगों के लिए न्यायाधीश को हटाओ, कितने बचे 80 लोगों के लिए न्यायाधीश को ना हटाओ। अब बताओ हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा? नहीं हटाया। 250 लोग कह रहे न्यायाधीश को हटाओ। देखो 300 टोटल का नहीं मिल रहा है। जैसे 330 लोग उपस्थित हैं, 330 का 2/3 कितना निकल के आएगा 220 निकल के आएगा। 330 लोगों में से 250 ने कह दिया न्यायाधीश को हटाओ, 80 लोगों के लिए न्यायाधीश को ना हटाओ। आप बताओ न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव 272 बार नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जब तक दोनों नहीं मिल जाएंगे तब तक प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखो ये वाला तो मिल रहा है, ये वाला मिल गया, लेकिन अब ये वाला नहीं मिल रहा। तो कठिन है सरल है? कठिन है। और इस प्रक्रिया क्या हो जाती है कठिन हो जाती है। दोनों बहुमत मिलना चाहिए, इसको क्या कहते हैं उसको विशेष बहुमत कहते हैं, ठीक है। तो यही प्रक्रिया न्यायाधीशों के रिमूवल के लिए लागू होती है और यही प्रक्रिया संविधान संशोधन के लिए भी लागू होती है, ठीक है। संविधान संशोधन, अगर संविधान संशोधन करना है तब भी विशेष होना चाहिए, क्लियर। ये देखो बहुमत अंग होता है, इस बहुमत को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मतलब जितने लोग उपस्थित हैं उसके 2/3 लोग अगर वोट दे दे तो वैसा विधेयक पारित हो जाएगा, वैसा प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ये वाला बहुमत कहाँ पे चेंज होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का होती है कहीं क्या है 249 आर्टिकल 249 और इसके अलावा 312 यहाँ पर दोनों पर क्या चीज होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। कहाँ पर कौन सा उनको बहुत चीज ध्यान रखना है 312 वाला ये पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सज्जन के लिए बहुमत कितना चाहिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 312 के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सज्जन के लिए बहुमत कितना चाहिए होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 बहुमत चाहिए होता है, ये ध्यान रखना। एक और बहुमत होता है इसको हम लोग कहते हैं टोटल सदस्य संख्या का, टोटल सदस्य संख्या का बहुमत। टोटल सदस्य संख्या के बहुमत का मतलब हो गया ये वाला, ठीक है। लोकसभा में ये वाला और राज्यसभा में कितना हो जाएगा 245 का बहुमत कितना आ जाएगा 123। ये वाला बताओ ये वाला बहुमत कहाँ पे होता है टोटल राष्ट्रपति को हटाने के लिए, सही है। सही है कि गलत? अरे यार सही हो गया, गलत होगा कुछ तो होगा, कुछ तो बोलो सही है कि गलत है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए ये वाला बहुमत चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? उसके लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 होगा। सही बात गलत हो गया, तो कहाँ पे चाहिए होता है? पीठासीन अधिकारियों को हटाने के लिए, पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी को हटाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए होता है? यही नहीं करता पीठासीन अधिकारी को हटाना, यानी कि चाहे लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो, लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाना हो, राज्यसभा के सभापति उपसभापति को हटाना हो, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना हो, विधान परिषद के सभापति उपसभापति को हटाना हो, इस सब के लिए बहुमत कितना चाहिए होता है? इतना ही चाहिए होता है, टोटल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है। राज्य के लिए राज्य की संख्या देखी जाएगी, केंद्र के लिए केंद्र की संख्या देखी जाएगी। एक राष्ट्र जारी हो गए, एक राष्ट्र होता है, इसको हम लोग कहते हैं कुल सदस्य संख्या का 2/3। ये कहाँ पे चाहिए होता है? सबसे बड़ा बहुमत हो गया, सबसे बड़ा हो गया नहीं हो गया? कुल सदस्य संख्या का 2/3, 543 का 2/3 निकालेंगे लोकसभा में या 245 का 2/3 निकालेंगे राज्यसभा में। ये कहाँ पे चाहिए होता है कुल सदस्य संख्या का 2/3? ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो सीधी सी इसे आराम से थोड़ी हटाएंगे। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए जो
सारी व्यवस्था लिखो, कौन कौन से बहुमत होते हैं और कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान देना दोबारा, ठीक है, कहाँ पर। जैसे साधारण बहुमत की बात करें, जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे साधारण है, ठीक है। जहाँ पे कोई सा बहुमत ना लगे वहाँ पे कौन सा बहुमत लगा देंगे, साधारण बहुमत लगा देंगे। कोई सामान्य सा प्रस्ताव पारित होना है, कोई विधेयक पारित होना है, कौन सा लगाएंगे, साधारण बहुमत लगाएंगे। विशेष बहुमत की बात करें, न्यायाधीशों का रिमूवल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, या फिर जो हमारे निर्वाचन आयुक्त वगैरह है उनको हटाया जाना है, उन सब के लिए कौन सा बहुमत चाहिए होता है, विशेष बहुमत चाहिए होता है। प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 आर्टिकल 249 और 312, इसके लिए कौन सा बहुमत चाहिए होता है, प्रेजेंट वोटिंग का 2/3। टोटल सदस्य संख्या का बहुमत, अगर पीठासीन अधिकारियों को हटाना है तो कितना बहुमत है, टोटल सदस्य संख्या का बहुमत। और अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग है तो कुल सदस्य संख्या का 2/3 हो। तो ये जगह नोट कर लेते हैं, ठीक है। हां इसी को बता दो सारे पहला वाला ये वाला पहले वाला साधारण मतलब प्रेजेंट वोटिंग का बहुमत। जैसे मान लिया, ऐसे एग्जांपल के तौर पे सोचो, जैसे मान लिया 8 लोगों की क्लास में, इसी की अगर बात कर ले, मान लिया एग्जांपल के तौर पे, मान लिया 8 लोगों की क्लास में कुल मिलाकर 50 लोग हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि आपकी क्लास में कुल मिलाकर कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। और मान लिया आज प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट में मान लिया 35, जितने भी प्रेजेंट होंगे, हम एक एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि प्रेजेंट कितने हैं, 35 हैं। हम मान लिया कोई एक प्रस्ताव लेके आए हैं कि आज से क्लास का टाइम चेंज किया जाता है, और ऐसे प्रस्ताव को हम कह रहे हैं साधारण बहुमत से पारित कराना है। साधारण बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को पारित कराना है कि बताओ टाइम चेंज कर दें या ना चेंज कर दें। तो ये प्रस्ताव आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। अब 50 से मतलब नहीं है, प्रेजेंट कितने हैं, 35 में से आधे कितना हो जाएगा, 18। कम से कम 18 लोग कह दें कि टाइम चेंज करो, इसको क्या बोलते हैं, तो साधारण बहुमत बोलते हैं। जितने लोग उपस्थित रहे, प्रेजेंट का वोटिंग के बहुमत अगर मिल जाए उसको साधारण करते हैं। क्लियर,
क्लास के एग्जाम में चर्चा समझ लो। दो चीजें हैं पीसीएस बहुमत में, दो चीजें हैं। मान लिया हम न्यायाधीश, ठीक है, हमें हटाने का रिमूवल का प्रस्ताव लाया जाना है, हमें यहाँ से हटाने का रिमूवल का प्रस्ताव लाया जाना है और आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर हमें हटाना है तो प्रस्ताव कैसा लाना पड़ेगा, पीसीएस बहुमत से पारित करेंगे। अब देखो किस तरीके से हम हटेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अगर बात करें टोटल सदस्य संख्या का बहुमत, हमने कह दिया मान लिया आपकी क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल मैक्सिमम लोग ये कितने हैं, मान लिया 50 है, ठीक है, ये भी मान लिया कि टोटल सदस्य संख्या कितनी है, 50 टोटल है। और प्रेजेंट एंड वोटिंग तो आज मान लिया उपस्थित कितने हैं, मान लिया उपस्थित है आपके 33, मान लो 33 आप कितने 33 उपस्थित है, ठीक, जितने उपस्थित है एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि टोटल सदस्य संख्या कितनी है 50 है, ठीक, और प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना है 33 है, ठीक। अब ये समझो टोटल सदस्य संख्या का बहुमत यानी कि 50 का जब बहुमत निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये 25 निकल के आएगा, एक ज्यादा करेंगे कितना हो जाएगा 26, ठीक है। जब भी बहुमत निकालते हैं तो आधे से एक ज्यादा, क्योंकि 25 नहीं रखेंगे, ठीक है, तो 25 तो है ज्यादा, इसका ये बहुमत बदलेंगे तो कितना हमको चाहिए 26 ही होगा, ठीक। दूसरा हमने कर दिया कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट कितने हैं यार 33, आज ही हमें हटाने का प्रस्ताव लाया जाना है, ठीक। तो 33 का जब हम 2/3 निकालेंगे, 33 का 2 कितना आएगा 22, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें हटाना है, ठीक है, हमें हटाना है तो 33 में से कितने लोग वोट दें हटाने का कि 26 भी पूरे हो जाए 22 भी पूरे हो जाए, ठीक है। तो यानी कि 33 में से कम 27 लोग वोट दें, समझिए 33 में से कम 27 लोग अगर कहेंगे इनको हटाना है तभी हटाएंगे, ऐसे नहीं, दोनों की संख्या दोनों आ जाए, ठीक है, दोनों आ जाए तब और समझ लो। अब मान लीजिए तुमने 33 ले लिया, ठीक है, हमने संख्या पूरी बढ़ा ली, ठीक है, ये हमने संख्या बढ़ा ली, मान लिया है तो 50 आपकी क्लास में, लेकिन उपस्थित कितने हैं, उपस्थित 45 हैं, कितने हो गए 15 2 30, अब कितने हो गए, अब देखो 30 हो गई, ये वाली संख्या क्या हो गई, ये वाली संख्या बदल गई, ठीक, वो ऊपर वाली संख्या उतनी ही है, वो 26 रहेगी, नीचे वाली संख्या बदल जाएगी। अब 45 लोगों की वोटिंग होगी, अभी कितने होगी, कितने रहते हैं 30 रखे थे, अभी 30 रहे हैं, अभी 30 लोगों की वोटिंग करवाई थी, अब कितने की वोटिंग करवाएंगे 45 की वोटिंग हुई, तो 45 लोगों में से कम 31 लोग कहें इनको हटाओ तभी हटेंगे, क्योंकि जब 31 लोग कह देंगे ये वाली संख्या ठीक है, पहले जो संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा वाली संख्या मिल जाए, छोटी वाली संख्या अपने मिल जाएगी, ठीक है, इसे बोलते विशेष होगा। तो अगर कोई 45 में से अगर 29 लोग कहें इन्हें हटाओ तो हट जाएंगे, कल फिर से आ जाएंगे, कल फिर से आ जाएंगे। अगर 45 में से 29 लोग कह दें इनको हटाओ तो नहीं हटाएंगे, क्योंकि 30 लोग कम से कम मिले, 29 को देखो ये वाला तो मिल जाएगा, ये वाला नहीं मिलेगा, ठीक है, दोनों को मिलना चाहिए, उसके बाद आते हैं। आप क्लियर में विषय बहुमत, ठीक है, किसी को डाउट नहीं किसी तरीके का, ठीक है, ऐसे विषय बहुमत ये इतने प्रकार के हमारे बहुमत होते हैं, ये सब आपको ध्यान रखने बहुमत के तौर पे कहां पे कौन सा बहुमत चाहिए है ये ध्यान रखना, ठीक। अब देखो इसके बाद अगला हम लोगों का टॉपिक आ जाता है, अगला टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, आपके ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर आएगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बाद पंचायती राज हो जाएगी। पहला आपका अगला टॉपिक कौन सा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब ऐसी जो संस्थाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संस्था होते हैं, संवैधानिक संस्था किसको कहते हैं, जिसका संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख होता है, उनको क्या कहते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हम पहला जो टॉपिक ले लेंगे, पहली आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी आ जाएगी, निर्वाचन आयोग, ये कौन सी लेते हैं पहले सबसे निर्वाचन आयोग लेते हैं, लंबा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों मिलाकर आपको करीब 6-7 दिन में लिखा जाएगा, ठीक है, बड़े-बड़े टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक से एक करके लेंगे। पहला टॉपिक आपका कौन सा है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग को डिटेल से बढ़िया तरीके से देख लेते हैं, वही क्वेश्चन आपका निर्वाचन आयोग से बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो निर्वाचन आयोग की बात करें तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो निर्वाचन का कॉन्सेप्ट है, निर्वाचन का कॉन्सेप्ट है ये संविधान के कौन से भाग में है, भाग 5 है, 15 में है, ये 5 ठीक है, ये कौन से में है संविधान के भाग 15 में, ये राष्ट्रीय केंद्र का होगा तो 5 लोग है, राज्यसभा भी करता है, तो निर्वाचन कौन से भाग में है, भाग 15 में है, और इसके बाद आर्टिकल 20 है,
15 है निर्वाचन का, ये पूरा पूरा भाग 15 324 से लेकर 329 तक का ये आर्टिकल सब देखते हैं, सब देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या है। तो 324 से लेकर 329 तक का पूरा कॉन्सेप्ट किसके लिए किया गया है? निर्वाचन के लिए किया गया है। 324 निर्वाचन आयोग के लिए, ठीक है। पूरा निर्वाचन के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़े तो कौन से आर्टिकल में है? 324 से लेकर 329 तक भाग 15 में, और निर्वाचन आयोग पूछा जाए तो 324 में। आप एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल है। तो 324, दूसरा भाग 325, फिर आ जाएगा 326, 327, 328, 329, इतने आर्टिकल सबको एक एक करके देख लेते हैं इनमें सब में है क्या। तो 324 की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि चुनाव के अधीक्षण और निरीक्षण के लिए क्या होगा? एक निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का कौन से पूछा जाए तो कौन से में है? 324 में है। लेकिन अगर निर्वाचन का कॉन्सेप्ट पूछा जाए 324 से 329 तक, ठीक है, पूरा पूरा था। तो निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में हो जाएगा? 324 में हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का कॉन्सेप्ट है तो निर्वाचन आयोग क्या काम करेगा? वोट डलवाने का काम करेगा, वोट डलवाएगा, तो वोट कौन डाल दिया जाएगा? ऐसी करके वोट देने चले जाएंगे या कोई लिस्टिंग उस्टिंग बनेगी? लिस्ट बनती है, वोटर लिस्ट में नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 325 में क्या कहा गया है? यहाँ पर निर्वाचन नामावली, निर्वाचन नामावली इसका प्रावधान किया था। 325 के अनुसार निर्वाचन नामावली होगी तो उसमें है 325 सबका नाम होगा। कौन से नाम होगा? जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर, वो भी लोग बेटे कोई नहीं है, कहाँ पे अभी आप बात करोगे और 10 मिनट बता देना, ठीक है, मोहित बता देना। तो देखो 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग का कॉन्सेप्ट किया गया है। 325 में क्या है? इसमें निर्वाचन नामावली का कॉन्सेप्ट किया गया है कि जितने भी लोग 18 वर्ष से ऊपर के होंगे उन सबका नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज किया जाएगा। लेकिन कब? वो निर्वाचन नामावली करवाएंगे, ऐसे थोड़ी बस 18 साल के होगा तो निर्वाचन नामावली हो ही जाएगा, करवाना पड़ेगा ना, ठीक है, वोट करवाना पड़ेगा, निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज हो जाएगा। बस इसका भेदभाव नहीं करेंगे, जाति धर्म इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, सबका नाम आ जाएगा जो 18 साल से ऊपर के होंगे। 326 इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? ऐसे सभी लोग जो वयस्क हो गए हैं कौन सा अधिकार होगा? वयस्क मताधिकार करने का अधिकार होगा। और ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कौन सी एज से लागू होता है? 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वो सब वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 326। एक एक आर्टिकल ध्यान रखना है कौन कौन से आर्टिकल में क्या है, और खास कर एक तो ये वाला कतई नहीं भूलना है, ये वाला कतई नहीं भूलना है। पढ़ना वैसा करके लिखना है, तो छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और पानी में से करके भूलना है, पी जाना है, याद हो जाएगा। 324 और 326 बिल्कुल नहीं भूलने हैं। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग, और 326 में क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सब वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। पहले 18 वर्ष की जगह कितना था? 21 वर्ष था। 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया था? 18 वर्ष किया गया था। और संविधान सभा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 इसके माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। 327 की बात करें, 327 में कहा गया है कि निर्वाचन से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार होगा, कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, ठीक है, इसके लिए केंद्र के लिए, केंद्र के जो भी निर्वाचन होंगे केंद्र का जो कानून बनाया जाएगा किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर राज्य से संबंधित कोई कॉन्सेप्ट है तो ऐसी सिचुएशन में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है। लेकिन ये वाला राज्य विधानमंडल का कानून संसद के कंट्रोल में काम कर रहा है, ठीक है, संवर्धित सूची के तरह। मतलब ये वाला कानून इस कानून से अलग नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन बस बता दो, आर्टिकल 327 का संसद ने आज तक प्रयोग किया है कभी? जब कह रहे हैं कि निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के
पास है आर्टिकल 327 के तहत, तो इसके तहत संसद ने आज तक इस कानून का प्रयोग किया, 327 का नहीं किया। संरचना में बदलाव करा, संरचना बहुत अलग है। कानून बताओ कि निर्वाचन से संबंधित कोई कानून लाया गया संसद के द्वारा, लाया नहीं लाया गया होगा या नहीं लाया गया होगा, ये दोनों बीच की कोई पोजीशन ही नहीं है। लाया गया है, कौन सा लाया गया याद नहीं है, और बताओ कोई लाया गया नहीं लाया गया। ऑप्शन सही ले लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, मैंने नहीं बताया आपको सिलेबस में, तो ये किसने पारित किया, संसद ने पारित किया है। कौन से आर्टिकल में है, 319 के तहत पारित किया है, उसका यूज किया गया है। राज्य विधानमंडल भी अगर चाहे तो ऐसा कोई कानून बना सकते हैं, अपने राज्य की सीमा में तो लागू हो जाएगा, लेकिन वैसा कानून संसद के विरोधाभासी होना चाहिए। इस तरीके से 329 की अगर बात करें तो 329 में न्यायपालिका के हस्तक्षेप, न्यायपालिका के हस्तक्षेप इसको रोका गया। न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोकना, कि कहां-कहां पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप रहेगा और कहां-कहां पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो निर्वाचन से संबंधित मामलों में निर्वाचन आयोग काफी हद तक स्वतंत्र संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसके कार्यों पर ज्यादा किसी प्रकार का कोई ज्यादा कुछ नहीं होता। तो इतने आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। निर्वाचन से संबंधित इतने आर्टिकल ध्यान रखने हैं। अभी आर्टिकल में एक तो 324 और दूसरा 326, ये दोनों बिल्कुल नहीं भूलना है। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया साथ में बस मताधिकार, और ये तो पहली बार पूछा गया, ठीक है। ये तो कई बार आपको देके मिलाने के लिए आ जाते हैं, 3-4 आर्टिकल दे देंगे और उधर संस्था दे देंगे, मिलाने को दे देंगे। 324 तो कई बार पूछा गया, और एक बार था, एक बार 2 बार 326 पूछा गया। साथ में बस मताधिकार कौन से में 326 के 2 आर्टिकल वाले याद रखते हैं, सारे के सारे याद हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। देख लो फिर से 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग, 325 में निर्वाचन नामावली, 326 में सार्वभौमिक बहस मताधिकार, 327 में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास, 328 में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास, और 329 में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की बात है। क्लियर, ठीक है। एक बार बिना देखे बता दो, 324 निर्वाचन, 325 निर्वाचन नामावली, 326 बहस मताधिकार, 327 संसद का कानून, 328 विधानमंडल का कानून, 329 देख देख के बताया ना, देख देख के बताया। आप बता दे, बिना देख के बता दे। आप बता 324 325 नामावली, 326 327 संसद की कानून बनाने के सकते, 328 कानून बनाने के 329। घर पर जाके देख लेना, 6 याद होगा, ठीक है। नोट करो, रेडी डालो। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन पहले मेरे रेडी डालो, निर्वाचन में रेडी डालो, निर्वाचन, निर्वाचन में रेडी डालो, निर्वाचन। पहला पॉइंट, संविधान के भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से, अनुच्छेद 324 से 329 तक, 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, दिए गए हैं, दिए गए हैं। अब ये सारे आर्टिकल नोट कर लो इसी करके। ऐसे करके सारे आर्टिकल उतार दो।
देखिए सर लिख लो जिसमें सिस्टम लिख लो सारे निर्वाचन आयोग का किस तरीके के स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, ये हम लोग कल देख लेंगे। इसको इसी तरह सारे आर्टिकल बता दो, फिर एक बार ईमानदारी से बिना कॉपी लेके बता दिया, ठीक है। पहले सारे सारे आर्टिकल बता दो, 6 में 6 बता दो। हां सर जो नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, कौन सा? नेपाल में, हां तो उसमें अगर मतलब जितने भी राष्ट्रपति अब वहाँ पर अंतरिम सरकार चल रही है, सेना के हाथ में शासन आ गया था, तो वहाँ की पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थी वहाँ की वो लेडी है, उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो वहाँ के जैसे जितने भी लोग थे सबको इस्तीफा दिला दिया गया, सबने इस्तीफा दे दिया, तो पूरे समय पे शासन किसने संभाल लिया? सेना ने संभाल लिया। और ये इसी को होते तख्तापलट, जब कोई प्रशासनिक शासन नहीं रहेगा और सेना शासन चलेगा उसको तख्तापलट बोलते हैं। सारे लोग समाप्त हो गए, हट गए और सेना शासन संभाल लिया। अब अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया वहाँ का, अब वहाँ की शासन प्रणाली चलेगी, ऐसा एक कोई रहेगा ही नहीं। अब सेना वहाँ के शासन चला रही थी, सेना के साथ ऐसे बांग्लादेश में हुआ था कि बांग्लादेश हो गए थे कि सारे लोग चले गए, सेना का यही चीज हुआ बता दिए। अब एक बार बिना कॉपी में देखे, ईमानदारी से बिना कॉपी में देखे और बिना बोर्ड में देखे बता दो 324 में क्या है? 325 में, 326 में, 327 में, 328 में, ध्यान मतलब 329 में, कितने से 6 आर्टिकल है, 6 के 6 आर्टिकल आपने जा रहे हैं। अब निर्वाचन आयोग के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है इसको क्या करेंगे, ठीक है।